हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो, ये जो चैप्टर है आपके ऐसे मान लो केमिस्ट्री की नींव है, क्योंकि इस चैप्टर के बिना आप केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं पाते हो। केमिस्ट्री की शुरुआत ही इस चैप्टर से होती है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री की शुरुआत किससे होती है? परमाणु से होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर के पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको ऐसे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, और नोट्स भी ऐसे मिलेंगे भाई साहब, आपको रुपए देकर भी नहीं मिलते ऐसे नोट्स, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बैठ जाना है सामने, और जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनते जाना है, और एकदम पूरा ध्यान इधर रखना है, ठीक है। तो देखो, एटम एटम को समझने से पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए पदार्थ क्या है। आपने सुना है अपनी लाइफ में बहुत बार, है ना, पदार्थ 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 को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, लेकिन पदार्थ क्या होता है ये नहीं पता होता। देखो, पदार्थ के बारे में सबसे पहले महर्षि कनद ने बताया था। जो पदार्थ नाम दिया हुआ, ये किसने दिया था? महर्षि कनद ने। महर्षि कनद क्या है कि बैठे हुए थे और चावल थे उनके सामने, राइस, है ना, चावल के दाना, चावल के दाने थे। तो एक चावल का दाना लिया, उसको तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? पदार्थ नाम दे दिया। और उसके बाद वो उस दाने को कट करते गए, कट करते गए, तो एक लास्ट में ऐसा उनके पास में पार्टिकल बच गया, कण, जिसको वो और नहीं तोड़ पाए। तो जो इंडिविजुअल पार्ट था उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया था? परमाणु। और आगे भाई साहब, ये परमाणु हुआ था ना, इसको डोल्टन ने 1805 में क्या नाम दे दिया था? एटम। दोनों का मतलब एक ही था। क्या था कि देखो, ये भी क्या है? सूक्ष्म अविभाजित कण, है ना। और ये भी क्या है? एकटम भी क्या है? मतलब ए का मतलब आपको पता होगा नोट होता है, कहीं भी जिससे पहले ए लगा होता है उसका मतलब तो नोट ही होता है, नहीं। और टम का मतलब क्या होता है? एटम ग्रीक वर्ड था ना, तो टम का मतलब होता है डिविजिबल। तो नोट डिविजिबल हो गया ना पूरा। तो ये जो नाम था ना एटम, ये किसने दे दिया था? डोल्टन ने। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपके बात। तो परमाणु के बारे में क्या बता दिया था? परमाणु एक ऐसा सूक्ष्म अविभाज्य कण है जिसको आगे और नहीं तोड़ा जा सके, डिविजिबल नहीं किया जा सके। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में देखो, ये बात तो उस टाइम तक तो सही थी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वगैरह उनकी डिस्कवरी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे आगे चलते गए, तो डोल्टन भाई साहब थे, इनका मॉडल भी फेल होता चला गया। तो एक मॉडल फेल होता है तो उसके बाद में कौन सा आता है? दूसरा मॉडल। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एक माइंड मैप बनाएंगे इस चैप्टर का, कि कौन से टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है। जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने ये पढ़ लिया, मतलब ये टॉपिक पीछे रह गए, है ना। तो ऐसे पढ़ना है आपको, कि पता रहेगी हम कहाँ है और कैसे पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही ये मॉडल फेल हुआ, इसको मैं पढ़ाऊंगा पूरा परमाणु मॉडल जो डोल्टन का है ना, इसको पूरा सीक्वेंस वाइज और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसका माइंड मैप बना ले। उसके बाद में जैसे ही फेल हुआ, तो परमाणु सिद्धांत आए अलग अलग। क्यों आए? क्योंकि देखो, इन्होंने कहा था कि एक सूक्ष्म कण है ना, मतलब इसमें इससे छोटा पार्टिकल कोई और है ही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा परमाणु के अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं नहीं होते? जैसे कि न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जैसे ही ईपीएन की डिस्कवरी हो गई, इसकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो इनका मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि एक ही तत्व के अंदर सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि नाभिक की अभिक्रियाएं होती हैं, जब वो टूट जाता है एक परमाणु, नहीं टूटता क्या? अलग अलग, जैसे यूरेनियम है, तो उसके दो और परमाणु बन जाते हैं, तो उनका द्रव्यमान भी अलग होता है, उनके एटॉमिक नंबर भी अलग होते हैं। तो वो वाली बात भी उनकी फेल हो जाती है। मैं सारे पॉइंट बताऊंगा आपको, बस इसमें माइंड मैप बना रहा हूँ आपके दिमाग में। चलो, तो ये मॉडल फेल हो गया। क्यों हो गया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई इसके बाद में। तो फिर क्या आया? ईपीएन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इनकी खोज किसने की, वो भी बात करेंगे। जब इनकी स्थिति का पता लगाया, किसकी? ईपीएन की, इसके लिए कौन सा मॉडल आया? आप कमेंट करके बताओगे वीडियो को पॉज करके। तो उसके लिए मॉडल आया था थॉमसन का। किसका मॉडल आया? जे थॉमसन का। आपने पढ़ा होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल जैसे ही फेल होता है, तो उसके बाद में किसका आता है? अल्फा परकिनन प्रयोग, मतलब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो, ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जो रदरफोर्ड था ना, उसके दो शिष्य थे। एक तो गीगर था, और दूसरा कौन था? आप मुझे कमेंट करके नाम बताओगे। उसका नाम स्टार्ट होता है एम से, जो बाकी बच गया उसका। अब मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे क्यों पुटअप कर रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद से या तो देख के बताओगे या आपको याद है। तो आप बताओगे, जब देख के बताओगे तो क्या होगा? आपकी वो याद हो जाएगा। अब मैं सीधा सीधा बता दूंगा कि उसका नाम क्या था? मस्टर्ड था। क्या था? अभी बता दिया मैंने, बताना नहीं चाहिए था, लेकिन आप खुद से लिखोगे ना, लिखोगे तब आपके ज्यादा याद हो जाएगा। तो ये अल्फा परकिरन एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रयोग हो गया। उसके बाद में जैसे ये फेल होता है, मतलब इसके बाद में जब पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। कौन सा बच्चों? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
आपको नोट्स एकदम अच्छे से मिलेंगे। आप ऐसे मत सोचना कि ऐसी हैंडराइटिंग में मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसी हैंडराइटिंग में नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। उसके बाद में जैसे ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल होता है तो आगे कौन सा हम क्या पढ़ते हैं, देखो जैसे ही मॉडल फेल हुआ तो हम पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, प्लांक का सिद्धांत हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है क्या, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे यहाँ पे पढ़ देंगे ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ये सब पढ़ेंगे हम बीच में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना क्या है, रदरफोर्ड के बाद में बोर का मॉडल, जिससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, बोर का मॉडल। बोर का मॉडल पढ़ने से पहले भी हम जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, प्लांक थ्योरी हो गई, नहीं क्या, ये सब पढ़ेंगे। प्लांक वाला आ रही है ना, यहाँ पे प्लांक थ्योरी हो गई ना, प्लांक का सिद्धांत। उसके बाद में जैसे ही बोर का मॉडल है, ये भी क्या होता है, फेल हो जाता है। क्योंकि देखो नई नई जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह आगे आते जाएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी तो नई नई खोज होगी, तो पीछे वाले फेल होते जाते हैं। तो जैसे ही बोर का मॉडल फेल होता है, मतलब इसकी कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए क्या आता है, बताओगे क्या, कमेंट करके यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। देखो क्वांटम मॉडल आ जाएगा, लास्ट में कौन सा आ जाएगा, कमियों को बताने के लिए क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत आ जाएगा, प्रिंसिपल है ना, क्वांटम प्रिंसिपल बोल दो चाहे थ्योरी बोल दो, ये आ जाएगा प्रिंसिपल। उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपके क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे, है ना, ये सब आ जाएगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये क्वांटम नंबर हो गए। लास्ट में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पढ़ लेंगे हम। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, है ना। अब देखो क्वांटम प्रिंसिपल है, इसको पढ़ने से पहले जैसे हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया, अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग, है ना, हाइजेनबर्ग वाला आ जाएगा, हाइजेनबर्ग वाला सिद्धांत पढ़ लेंगे ना। डी ब्रोगली का सिद्धांत मान लो, कौन सा, मान लो क्या पढ़ना ही है, डी ब्रोगली का सिद्धांत। ये सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ऐसे लाइन बाय लाइन। जैसे कि हमारे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत चल रहा है ना, अनसर्टेनिटी ऑफ हाइजेनबर्ग, तो हमें पता होना चाहिए कि इससे पहले बोर का मॉडल हो चुका है, क्योंकि वो इसकी कमियां बताने के लिए तो आता है ना। आपने पढ़ा होगा डेल्टा एक्स वगैरह, वो सारा हम देखेंगे कि इसमें क्या बताता है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, ये तो एक माइंड मैप था। अब स्टार्ट करेंगे हम। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा उसमें, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ना, किससे, पदार्थ से। सबसे पहले मैंने पदार्थ के बारे में क्या बताया था आपको, वो लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। पदार्थ क्या है, हर एक वो वस्तु जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, प्लस में क्या होता है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, ये तो हो गया पदार्थ। पदार्थ के बाद में क्या आया था, एटम, परमाणु, ये क्या था, मैटर। एटम के बारे में आपने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था, ए का मतलब नोट और टम का मतलब डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। तो सबसे छोटा पार्टिकल हो गया ना, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सके। तो ये बात किसने बताई थी, डॉल्टन भाई साहब ने। किसने, और कब बताई थी, कमेंट करके बताओगे आप, है ना। तो डॉल्टन ने बताई थी। अब डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, आप सुनोगे, देखो पूरा मैं बताऊं वैसे वैसे। तो अब क्या आ गया, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। आगे बात समझ में, सॉरी डॉल्टन थ्योरी आ गई, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चैप्टर अपने, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब देखो सबसे पहले डॉल्टन ने क्या बताया था कि प्रत्येक पदार्थ या तत्व है अत्यंत ही सूक्ष्म और एक अदृश्य तथा अविभाज्य कण से मिलकर बना होता है। क्या बताया कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो एक बहुत ही सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म तथा एक अविभाजित अदृश्य परमाणु से मिलकर बना होता है। तो पहली बात तो क्या होगी, अत्यंत सूक्ष्म होता है ना, अत्यंत सूक्ष्म। यहीं से क्या निकल के आ गया, अविभाजित, क्योंकि सूक्ष्म होगा वो अविभाजित भी होगा, बहुत छोटा होगा, जिसको आप ऐसे डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार के परमाणु को क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। इस प्रकार के पदार्थ को क्या बोल दिया, परमाणु बोल दिया। तो देखो क्या ये बात सच है क्या, आप बताओ मेरे को। नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, क्योंकि देखो उसने कहा कि अत्यंत सूक्ष्म होता है, चलो ये बात तो ठीक है, छोटा तो होता है, लेकिन अविभाजित होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो आगे क्या होता है, जैसे ईपीएन की डिस्कवरी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह, न्यूट्रॉन आगे सारे बहुत सारे ना, उनकी जैसे ही डिस्कवरी होती है तो ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं भाई साहब। इनका ये पहली बात कही हुई है ये। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो आप बताओगे। देखो इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं। अपने जैसे राजस्थान में होती है ना, ईंट होती है, और पैर को क्या बोलते हैं हम, पग, पग ही बोलते हैं ना जनरल ऐसे, और नाच मतलब नाचना,
ईंट पे पैर रख के नाचना। सीधी सी बात है, यहाँ से ई का मतलब तो है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब क्या है थॉमसन, क्या है थॉमसन। ऐसे ही पी का मतलब क्या है प्रोटॉन, गै का मतलब क्या है गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन। ऐसे एन का मतलब क्या है न्यूट्रॉन, क्या नाम है दोस्तों न्यूट्रॉन। और चे का मतलब क्या है जेम्स चैडविक। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों का मैंने आपको बता दिया याद रखने का तरीका। यहाँ तक बात समझ में आई। पहली बात क्यों इनकी असफल रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक अविभाज्य कण होता है, बल्कि ये तो विभाजित होता है। क्यों होता है, इसमें एक सब पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद में सेकंड बात क्या कही डाल्टन साहब ने, इन्होंने ये कहा कि कोई भी तत्व है वो क्या होता है एक समान प्रकृति के होते हैं। सभी तत्व है एक समान प्रकृति के होते हैं। तत्व क्या होते हैं एक समान प्रकृति के होते हैं। क्या ये बात सही है क्या, उनकी नेचर क्या होती है एक समान प्रकृति। सभी तत्वों की प्रकृति कैसी होती है एक समान। क्या ये बात सही है, जैसे आपने कोई भी एलिमेंट उठाया, सपोज कि हाइड्रोजन उठा लिया, क्या उठा लिया हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन उठा लिया, कुछ भी उठाया ना Cl2 उठा लिया, तो क्या इनकी प्रकृति एक जैसी होती है। तो आप जैसे डायरेक्ट देख के बोलोगे तो बोलोगे सर बिल्कुल होती है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूंगी हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है, इसके आपको समस्थानिक मिल गए, जैसे 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, सॉरी 1s2 हो गया, 1s2 1s1 हो गया, 1s2 हो गया, 1s3 हो गया। तो ये जैसे ही आपको समस्थानिक मिल गए, क्या मिल गए समस्थानिक बोलते हैं इनको, समस्थानिक। जैसे आइसोटोप्स वगैरह वो मिल गए ना, तो ये क्या हो गए, ये बात भी क्या होगी इनकी फैल होगी। क्योंकि देखो है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन इसके समस्थानिक क्या है अलग अलग है, 1s2 1s1 1s3 है ना। तो ये बात भी क्या हो गई फैल हो गई। अब देखो भाई साहब इनका दिमाग खराब हो जाएगा लास्ट में, तो ऐसे अगर सारी बातें ही फैल होगी तो लास्ट में इन्होंने क्या कहा विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। क्या हो गए, ये बात सही है क्या, आप ये बताओ मेरे को कमेंट करके वीडियो पॉज करके। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु के अलग अलग होंगे, ये बात सही है क्या। देखो देखने में तो सही लग रही है, लेकिन जैसे ही संभारिक हुई, संभारिकों की खोज हो गई, किसकी संभारिक, जिनका भार क्या हो समान लेकिन उनका परमाणु क्रमांक क्या हो अलग अलग। तो आप एग्जाम्पल देके मुझे बताओगे कि कौन कौन से होते हैं संभारिक, ये बात भी फैल हो जाती है। आई क्या बात समझ में, लेकिन आप इसके मुझे एग्जाम्पल दोगे संभारिक वाला कि सर ये रहा एग्जाम्पल। लास्ट में उन्होंने एक बात बोली थी कि एक ही तत्व की कुल संख्या सदैव नियत रहती है। क्या ये बात सही है, एक ही परमाणु में, क्या बोला एक ही तत्व के परमाणुओं में कुल संख्या सदैव नियत रहती है। कुल संख्या किसकी, परमाणुओं की संख्या एक ही तत्व में क्या रहती है निश्चित रहती है। क्या ये बात सच है, देखो कोई भी तत्व है उसमें परमाणु है, क्या उनकी संख्या सेम रहती है निश्चित रहती है नियत रहती है, आप मुझे बताओ। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि उन्होंने बोला कि द्रव्यमान संरक्षण है ना उसका नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करते हैं, ये बात बोली उन्होंने। बात तो सही है ये भी, लेकिन आगे चल के जैसे हम उसका एक्सेप्शन देखें तो क्या हो जाता है, नाभिक अभिक्रिया होती है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गई, उनमें फैल हो जाता है, नहीं होता क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, न्यूक्लियर रिएक्शन साइन में। कैसे, देखो जैसे कि आपने लिया यूरेनियम, क्या लिया यूरेनियम, वो आगे टूट जाता है अदर अदर परमाणु में ना, अदर एटम्स में, तो उसका क्या हो जाता है परमाणु संख्या वगैरह सब अलग अलग हो जाती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये बात भी क्या हो जाती है अलग हो जाती है, गलत हो जाती है। तो जो भी मॉडल दिए उन्होंने सारी की सारी बातें लगभग क्या हो गई गलत हो गई। और वैसे देखें डायरेक्टली जनरली क्या होती है सही होती है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में आप बता सकते हो संभारिक समझदारी की सारी बातें न्यूक्लियर रिएक्शन, यही बात पूछेगा आपको कि सदैव फिक्स रहता है क्या, ऐसे आपको कथन देगा, कथन और वाले क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल भी पढ़ना है और ध्यान से एकदम ऐसे रखना है कि हाँ सर ने बताया था कि ये कथन आते ही ऐसे गलत हो जाएगा। वो आपको बोलेगा प्रत्येक पदार्थ हमेशा अविभाजित परमाणु से मिलकर बना होता है, मतलब हर परमाणु अविभाजित होता है, ये बात बोलेगा वो। तो इसका मतलब क्या हो गया गलत होगी, सदैव तो नहीं होती है बात सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी उसके बाद में क्या हो गया ये बात गलत होगी। ऐसे ही वो आपको बोलेगा कि परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है या एक समान प्रकृति के होते हैं एक ही तत्व के अंदर, तो बोलोगे नहीं सर बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि इसमें क्या हो गए समस्थानिकों की डिस्कवरी होगी उसके बाद में अलग अलग हो गए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तो
तो चलो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।